प्रोग्राम जुर्मो सजा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको ऐसी कहानियां दिखाएंगे जिनकी नोयत तो शायद आम है, लेकिन उनके पीछे अवामिल और वजूहात इंतहाई हैरतनाक हैं। लाहौर में किराए के कातिल ने उम्र के 2 टिकट्स के मुआवजे में एक शख्स को कत्ल कर दिया। सरगोधा में 2 संगदिल बेटों ने अपनी माओ को कत्ल करके माशरती बेहिस्सी की एक तल्ख हकीकत को बेनकाब किया। और रावलपिंडी में एक तालिब इल्म की ज़िंदगी जराइम पेशा गिरोहों की दुश्मनी की नज़र हो गई। आइए शुरू करते हैं लाहौर से, जहां एक हैरतनाक कत्ल की अजीब व गरीब मनसूबाबंदी की कहानी सामने आई। लाहौर के इलाके सब्ज़जार में साल 2025 का रिपोर्ट होने वाला पहला कत्ल का वाक़या पेश आया, जिसमें किराए के कातिल ने रियाज नामी शख्स को 2 उम्र के टिकट्स के एवज कत्ल कर दिया। इस वारदात का मंसूबा मकतूल के हमजुल्फ इम्तियाज़ ने जायदाद के तनाज़े के बायस बनाया था। इम्तियाज़ ने कातिल को 2 उम्र की टिकट्स, मोटरसाइकिल और 30,000 रुपये देने का वादा किया था। मकतूल अपनी अहलिया के साथ ख़रीदारी के लिए बुध बाजार आया था जब उसे निशाना बनाया गया। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मियाँ आबिद इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। आइए उनसे मज़ीद जानते हैं। जी, ये लाहौर का इलाका सब्ज़जार है, जहाँ 1 जनवरी की रात 10 बजे एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद रियाज था, अपनी अहलिया के साथ मोटरसाइकिल पर यहाँ सब्ज़जार का इलाका जो कि इस तरफ से वहाँ है, वहाँ पे बुध बाज़ार लगता था, वहाँ से ग्रॉसरी ख़रीद कर वो यहाँ से इकबाल टाउन में जीनत ब्लॉक में जहाँ उसकी रिहाइश थी वहाँ पे जा रहा था। तो यहाँ पर जब वो पहुँचा तो यहाँ पे 2 कस मोटरसाइकिल सवार जो कि उसके साथ रैकी कर रहे थे उसके पीछे से, उन्होंने उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे एक फायर उसको पेट में लगा और दूसरा उसकी टांग पे लगा, जबकि 2 फायर मोटरसाइकिल को लगे और वो यहाँ ज़ख्मी हालत में गिर पड़ा। लेकिन वो इतना होश में था कि उसने अपने भाई, छोटे भाई फयाज को फ़ोन किया कि वो मौके पर पहुँचे और उसको फायर लग चुके हैं। तो उसका भाई फयाज मौके पर पहुँचा और उसको फिर अस्पताल शिफ्ट किया गया। तो उन्होंने 15 पे कॉल की, पुलिस आई, लेकिन 2 दिन बाद ही मुलज़िम जो शूटर था जिसने फायरिंग की थी उसको गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, किराए के कातिल को कैसे गिरफ्तार किया गया? कत्ल का मंसूबा करने वाले मकतूल के हमजुल्फ को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, और इस केस से मुतालिक मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? मियाँ आबिद ने बात की है तफ्तीशी अफसर से, आइए आपको दिखाते हैं। किराए के कातिल ने उसको कत्ल किया और उसमें जो सबसे मज़ाक़खेज़ बात थी कि उम्र के 2 टिकट, 30,000 कैश और एक मोटरसाइकिल उसने मुआवजा मांगा था। तो उसमें कत्ल हो गया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है ऑपरेशन पुलिस जो है वो हरकत में आई और मुलज़िम को, जो शूटर था, उसको गिरफ़्तार कर लिया। यानी ये 1 जनवरी का वाक़या है, लेकिन 4-5 दिन के अंदर ही ऐसे जो सब्ज़जार हैं उन्होंने मुलज़िम को ट्रेस किया। तो इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने मुलज़िम को कैसे इतनी जल्दी ट्रेस कर लिया। जी अमजद साहब, ये बताइएगा कि ये जो मुलज़िम जो शूटर था, जो किराए का कातिल था, उसको आपने इतनी जल्दी कैसे ट्रेस किया? जी बहुत शुक्रिया। असल में ये 1 जनवरी को रियाज मकतूल जो है अपनी बीवी के साथ बुध बाज़ार में जाता है शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे एक मशकूक नंबर से इसको मुतअद्दिद कॉल्स आती हैं। ये इसकी उस नंबर पे बात होती है और वो इसकी लोकेशन पूछते हैं। ये बता देता है कि मैं लियाकत चौक और मैं वापस घर जा रहा हूँ। वो इसके ताक़ब में थे। जब ये बिजली घर मेन मुल्तान रोड से थोड़ा पहले थे तो ये मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। 2 कस ने मोटरसाइकिल पे जाते हुए इन पे 4 फायर किए, जो एक फायर इसके दाईं टांग में लगा है, दूसरा इसके पेट में लगा है और एक मोटरसाइकिल को हिट हुआ है। ये वहाँ पे इसने मोटरसाइकिल खड़ी की है, गिर गया है। 15 पे कॉल होती है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं और ये मकतूल मुझे खुद बताता है एम्बुलेंस में जब हम इसको बैठा रहे हैं कि जी एक मशकूक नंबर से मुझे कॉल्स आई हैं और उस कॉल वाले ने ही शायद मेरा ताक़ब किया है। इसको जना हॉस्पिटल ले जाते हैं, इसका ऑपरेशन होता है। इस दौरान हम उसी नंबर पे अपना काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन इसकी हस्पताल में डेथ हो जाती है। उस नंबर की हमने मज़ीद डाटा लिया है, CDRs लिए हैं, क्लोज कॉलर लिए हैं। तो हम इस बंदे तक पहुँचे हैं जो उस्मान नामी बंदा है। ये नैन सुख के रहने वाला है, साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और ज़िला शेखुपुरा में एक मुकदमे में ये मुजरम इश्तिहारी भी है। असल में स्टोरी ये है कि ये इम्तियाज़ सिद्दीकी एक आदमी है जो मकतूल रियाज का हमजुल्फ है। उसने लव मैरिज की थी और उसके इवज़ उसने 5 मरले का एक घर अपनी बीवी को तोहफ़तन दिया था। शादी के बाद उसने वो घर वापस मांगना शुरू कर दिया, रजिस्ट्री के कागजात वापस मांगने शुरू कर दिए। उस औरत ने ये रजिस्ट्री के कागजात अपने किसी जानने वाले को दे दिए और
रियाज को कहा कि भाई आप इसको बोलो कि वो रजिस्ट्री के कागजात मेरे पास हैं। इस नचाकी के दौरान वो रियाज के पास भी आती रही, अपनी वालदैन के घर भी चली गई। अब इम्तियाज़ के ज़हन में ये बात बैठ गई कि मेरा वो घर जो है वो भी इसने हथिया लिया है और मेरी बीवी भी मेरे पास नहीं आ रही और उसको ये पैट्रोनाइज कर रहा है और ये उल्टे सीधे मतलब उसको मशवरे दे रहा है। उसके ज़हन में एक ग्रज बन गया और मकतूल के साथ, ये शूटर के साथ जो उस्मान नामी है, ये भी उसी के इलाके का रहने वाला है और उसी के घर में बतौर किरायादार भी रहा है। उसको इसने ये लालच देकर, वो थोड़ा सा जुनूनी आदमी है कि मैं तुम्हें उम्रे के 2 टिकट दूंगा और मैं आपको मोटरसाइकिल लेके दूंगा, बैरून मुल्क चले जाना, और ये मुझे ख़राब कर रहा है, मेरा घर इसने ख़राब कर दिया है। ये प्लान करके ये उसको मोटरसाइकिल पे साथ लेके आया है और रात को 10 बजे के करीब यकम को ये इंसिडेंट पेश आया। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि ये जो शूटर था, आप कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे 2 लोग सवार थे जिन्होंने हमला किया, तो उसमें ये जो इम्तियाज़ था सिद्दीकी जिसने कत्ल करवाना चाहता था, ये भी उसके साथ था? जी, ये मोटरसाइकिल पे साथ था। इम्तियाज़ और उस्मान दोनों मोटरसाइकिल पे सवार थे जब ये उन्होंने ये वक़ूआ किया है। तो उसके बाद इम्तियाज़ तक आप पहुँचे या नहीं पहुँचे? इम्तियाज़ पे रेड किए हैं, रैंडमली रेड कर लें, लेकिन सरे दस्त तो पसो पेश है। ज़ाहिर जब उस्मान पकड़ा गया, उसको असलात का पता चल गया। उस्मान को ये था कि इम्तियाज़ को कि मेरे तक ये नहीं पहुँच पाएंगे, या क्योंकि उसका रियाज के साथ भी तल्लुकात थे, वो जनाजे में भी शरीक हुआ है, इस फैमिली के साथ भी मिलता है, मतलब उसके फौत होने के बाद। लेकिन जब ये अक़दा खुलता है तो उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म में क्या क्या बातें बताई आपको? मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म में यही बात की है कि मुझे उसने ये बताया था कि मेरा घर इसने ख़राब किया और मेरी प्रॉपर्टी भी हथियाली है और इसका मारना, इसको हिट करना मेरे लिए नागुज़ीर है। इसको उसने लालच दिया बाहर भिजवाने का, मोटरसाइकिल का, पैसों का, जिस वजह से ये इस पर कायल हो गया और इसने आके उसको फायरिंग कर दी उसके ऊपर। डॉक्टर साहब, इसमें हैरानगी की बात यह है कि वैसे पैसे ले लेने, बाहर के टिकट्स ले लेने, लेकिन एक कत्ल कर रहे हो आप एक शख्स को और आप इसके लिए उम्रे के टिकट मांग रहे हो, तो 2 टिकट उसने क्यों मांगे थे? मुमकिन है उसकी डिमांड इस तरह की हो क्योंकि थोड़ा सा वो मजहबी टच रखता है। वो जो उस्मान नामी लड़का है जो ज़ेरे रास्त पुलिस है, वो थोड़ा सा मजहबी लगाव है उसका, वो उम्रे के लिए और वहाँ से कहीं आगे फ्लू करना चाहता था, जो उसका दिया था। ज़ाहिर उसकी डिमांड ये थी तो उसने उसकी डिमांड ही पूरी करनी थी, वो उम्रे के टिकट हो या कोई और हो। तो उसमें जो आपने कहा कि रिकॉर्ड याफ्ता है और शेखपुर भी इसके ऊपर जो है वो कोई मुकदमा है और इश्तिहारी है, तो किस किस्म के मुकदमात में वो इश्तिहारी? ये बदफेली के मुकदमात में इश्तिहारी है। जो फैक्ट्री एरिया ज़िला शेखपुरा का मुकदमा है उसमें ये बदफेली के मुकदमे में उस्मान जो शूटर है ये उसमें मुजरम इश्तिहारी है। जायदाद का तनाज़ा था क्या और बात यहाँ तक कैसे पहुँची कि अपने ही हमज़ुल्फ़ ने कत्ल का मंसूबा बना डाला? मकतूल रियाज के भाई से जानते हैं कि उनकी फैमिली पर इस कत्ल का क्या असर हुआ और इनकी इंसाफ के लिए क्या अपील है। जी, सब्ज़ादार के इलाके में रियाज नामी शहरी जिसको एक शूटर के ज़रिए कत्ल कराया गया, उसके भाई मुकदमा मुद्दई बने। महर फयाज इब्राहिम उनका नाम है। तो हम उनसे बात करते हैं कि असल इशू क्या था, झगड़ा क्या था। जी फयाज साहब, बताएंगे आपके ये असल इशू और झगड़ा क्या था, किस वजह से आपके भाई? मेरा भाई घर से अपनी वाइफ के साथ बुध बाज़ार सब्ज़ादार में कुछ सामान ख़रीदने गया, तो वापसी पर उसे रॉन्ग नंबर से कॉलें आई। तो वो पूछते रहे रियाज भाई कहाँ हो, उसने कहा आप कौन है? तो बाद में उसे समझ ना आई, फिर उसने कह दिया कि मैं लियाका चौक से बिजली घर तक जा रहा हूँ, कि उसने एक बाल्टो आना था। तो उन्होंने फ़ौरन वहाँ पहुँचकर उसे अंदाज़न फायरिंग की, एक उसके पेट में एक रांग में फायर लगा। इशू क्या था, मतलब झगड़ा किस बात? पता नहीं चला, बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उसके एक साली का हस्बैंड, उसका सांडू ही, उसको कोई मकान उसने अपनी बीवी को शादी में गिफ्ट दिया था जो कि लेना चाहता था। वो मकान, उसकी रजिस्ट्री भी उसके दूसरे एक एकेडमी का एक पार्टनर था उसके पास थी और उसे कह दिया गया कि रजिस्ट्री मैंने रियाज को दे दी है। उससे वर्गला कर रियाज पर ही दिमाग उसका हैवी कर दिया कि इसने या ये मुझे, उसने असल में वो चाहती थी इसके हाथों इसे मरवा दूं और ये पुलिस के हाथों चला जाए तो मैं अपने यार के साथ चली जाऊं। और इन चक्रों में हमें कुछ, रियाज को भी कुछ इल्म ना था। ये तो बाद में पुलिस ने अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए 1-2 दिन में ही मुजरिम को पकड़ लिया और हमें सब बातों का पता चल गया है। यानी आपके कहने का मकसद है कि जो रियाज की साली थी वो अपने शौहर को से जो उसने मकान लिया था वो मकान भी हथियाना चाहती थी और शौहर को भी रास्ते से हटाना चाहती थी। शौहर को भी रास्ते से हटाना चाहती थी। और मेरी नज़र में इसमें उनके
ये तो पुलिस ही सारी तहकीकात करेगी कि इसमें आखिरकार मैं तो एक बात का भी पता ना था। फयाज साहब, इसमें ये जो चीज़ सामने नज़र आ रही है कि उसमें रियाज का तो कहीं कसूर ही नहीं बनता, ना उसका कुछ लेना देना है, तो फिर उसको क्यों मरवाने की कोशिश की? बस रियाज को इसलिए इन्होंने मरवाया क्योंकि मेरे जहाँ तक अब मैंने देखा है इन 2-4 दिनों में उनके भाई भी साथ मुलव्वस हैं, रियाज के साले भी, क्योंकि रियाज के ससुर ने जो घर रियाज को दिया था उसमें उसका एक साला बैठा हुआ है। उसने ये सोचा रियाज को मरवा दें तो ये घर भी हमारा हो जाएगा। ये सब ने मिली भगत करके इसको पता ही नहीं, बल्कि जिसने जो कभी बुलाते थे उन्होंने भी रियाज से सुलह की। वो मरने से 2 दिन पहले सब ने सुलह करके रियाज को मरवा दिया। नहीं, इसमें तो फिर ये चीज़ सामने नज़र आ रही है कि रियाज का जो साला था वो उस मकान जो उसकी बहन को तोहफे में मिला था वो उसको रखना चाहता था, लेकिन उसमें फिर जो रियाज का हमजुल्फ था वो इसमें क्यों मुलव्वस हुआ? ये तो अब जब वो पकड़ा जाएगा वो बताएगा। फिलहाल उसको ये टेंशन थी कि मेरे मकान की रजिस्ट्री रियाज के पास है, जो कि रजिस्ट्री शबाज नामी शख्स के पास थी जो उसके साथ एकेडमी चलाता था, और उसे बता दिया गया था कि रियाज के पास है, और रहती भी ये अपनी माँ के भाइयों के घर थी, पर उससे वर्गलाया गया था नहीं वो रियाज सारा कुछ उसे बता रहा है, ये कर रहा है। हमें तो कुछ अब तक भी समझ नहीं आ रहा ये वाकया ये क्या। नाज़रीन, पुलिस ने इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त की है और कातिल को सजा दिलवाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, आइए सुनते हैं एसपी इकबाल टाउन की ज़बानी। एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इसका कसूर कितना था मकतूल का कि उसको कत्ल करना पड़ गया। जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये 1 जनवरी को रात को 10 बजे ये रिपोर्ट होता है, और इस तरह रिपोर्ट होता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर की 15 की कॉल होती है, और उसमें वो बताते हैं कि जी हम मियाँ बीवी रियाज और उसकी जो वाइफ है बाइक पे जीनत ब्लॉक एक बाल्टन वाली साइड से कोई ग्रॉसरी करके वापस सब्ज़ार जा रहे थे। उनको कुछ कॉल्स आ रही थी कुछ टाइम से जो कि अननोन नंबर से थी, और उसमें वो पहले पिक नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने पिक की तो उन्होंने फिर उनकी लोकेशन पूछी। लोकेशन जो थी वो उन्होंने बताई कि हम सब्ज़ार वाली साइड पर जा रहे हैं। विद इन अ फ्यू मिनट्स 2 बाइकर्स आते हैं और उनको फायर हिट करते हैं, जो एक उनके स्टमक में लगता है रियाज के और एक उसकी थाई पे लगता है, और 2 जो हैं वो मिस हो जाते हैं और वो बाइक पे लगते हैं, और उसके बाद वो इंजर्ड होता है, और फिर फ़ौरन पुलिस जो है वहाँ पे इंसिडेंट स्पॉट पे पहुँचती है और फिर उसको जिना हॉस्पिटल जो है वहाँ पे एडमिट करते हैं। वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है। वेंसडे की नाइट गुजर जाती है ट्रीटमेंट में, थर्सडे का पूरा दिन भी गुजर जाता है। थर्सडे को लेट नाइट अनाउंस होता है हॉस्पिटल से कि ये डेथ हो गई है। फिर हम इस पर काम शुरू करते हैं, और उसी हमारी जो लीड थी उस पर ही जो नंबर था जिससे कॉल आई थी वो ही हमारा सस्पिशियस था, और वो इसलिए भी सस्पिशियस था क्योंकि वो एक ही दफ़ा यूज़ हुआ था उस मोबाइल में, वो सिम 1 टाइम ही यूज़ हुई थी, उससे एक ही कॉल हुई थी। उसका हमने ऑनरशिप निकाली। ऑन अब्बास नाम का फैसलाबाद का एक बंदा था, उसकी ऑनरशिप आई। उसके बाद फिर उसी IMEI नंबर की ट्रैकिंग हम करते हैं, उससे जो है वो उसी सिम में उसी मोबाइल में 2 और सिम्स एक्टिव हुई। उससे फिर हमने फर्दर डाटा निकाला, और बी पार्टी के थ्रू जो है वो हम सैटरडे को हमने सारी रेड्स वगैरह की, और नैन सुख शेखपुरा से जाके ये बंदा जो था हाफिज़ उस्मान एलियस गुरु इसका निकनेम है, उसको जाके अरेस्ट किया। जब उसको अरेस्ट किया तो फिर उसने जो है ये चीज़ें रिवील की कि मुझे जो है वो इम्तियाज़ सिद्दीक नाम का एक बंदा है, उसने ये टास्किंग की कि इसको जो है वो हिट करना है, और उसने ये वजह ये बताई कि इम्तियाज़ की वाइफ का डिसीज्ड रियाज के साथ कोई इलिसिट रिलेशनशिप्स थे, जो कि सिर्फ हाफिज़ उस्मान ने भी बताया, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि इम्तियाज़ जो है जिसने ये सारा टास्क उसको दिया, जिसने ये करवाया, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हो सका, और जो मेन शूटर है विद वेपन ऑफ ऑफेंस जो था वो भी हमने हाफिज़ उस्मान की निशानदेही पे पॉइंटेशन में वो भी रिकवर कर लिया। वो 30 बोर का पिस्टल है, उसमें 4 फायर उसने किए हुए थे, 2 बुलेट्स अभी भी उसमें थी, तो वो भी रिकवर हो गया। मेन जो हमारा टारगेट किलर था वो भी हमने अरेस्ट कर लिया, और उसको ये इंसेंटिव दिया था इम्तियाज़ ने कि मैं आपको कोई 2 उम्रे की टिकट्स दूंगा और साथ एक बाइक और 30,000 रुपीज़ दूंगा। इस रिवॉर्ड पे वो मोटिवेट होकर उसने ये फिर एक्टिविटी की। बिलाल भाई, इसमें ये चीज़ सामने नज़र आ रही है कि उसकी जो इम्तियाज़ की बीवी थी उसको घर मिला था 5 मरले का गिफ्ट के तौर पर शादी में जो उसने लिया था। अब इम्तियाज़ उसको वापस लेना चाहता था जो मरकज़ी मुल्ज़िम है जी, तो वो उसको इम्तियाज़ को कागज़ रखवाए गए, यानी जस्ट उस मकान की जो रजिस्ट्री थी वो उसके मकतूल रियाज के पास थी, तो उसको लेने के लिए वो इंतहाई इक़दाम पे वो कैसे चले गए? उसमें मुद्दे ये भी कह रहे हैं कि इनकी जो साले वगैरह हैं रियाज के मकतूल के वो भी इसमें मुलव्वस हैं, क्योंकि जो घर रियाज को गिफ्ट मिला था उसमें उसका साला ही ठहरा हुआ है।
तो क्या इसमें नज़र आ रहा है? वो वाली एक स्टोरी बिल्कुल इसके साथ अटैच्ड होगी, लेकिन जो हमें चूँकि अभी तक हम इम्तियाज़ को तो हम अरेस्ट नहीं हुआ तो हम इंटेरोगेट कर नहीं सके, हमारे पास सिर्फ हाफिज़ उस्मान का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हमने उसी इन्फॉर्मेशन पे रियाज की फैमिली से जो कंप्लेनेंट है इस FIR के, उनसे भी हमने कंफर्म किया, तो ये बात बिल्कुल सामने आई है कि जो इम्तियाज़ की वाइफ थी, इम्तियाज़ ने अपनी वाइफ को शादी से पहले कोई प्लॉट 5 मरले का दिया था, उसके नाम पर करवाया था। इम्तियाज़ की कोई वाइफ का शहबाज नामे किसी बंदे के साथ कोई ताल्लुक़ है, कॉन्टैक्ट है उसका, और वो रजिस्ट्री जो है वो शहबाज के नाम उसने करवा दी है, लेकिन वो रियाज जो है उसको ज़रा पैट्रोनाइज़ कर रहा है, उसको ज़रा सुपरवाइज़ कर रहा है। तो इस वजह से इम्तियाज़ को ये एक शक था कि रियाज जो है ना वो मेरी वाइफ के साथ कोई इस प्रॉपर्टी के सौदे वगैरह कर रहा है या उसको मेरे हाथ से हथियाना चाह रहा है। इस तरह का उसको एक हो सकता है एक हिंच है कि ये पॉसिबिलिटी है। तो ये अब ऑब्वियसली इम्तियाज़ ज़रा आएगा, चीज़ें फिर उसकी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इम्तियाज़ के साथ वो चीज़ें क्लियर होंगी, वो भी उसके लिए एफर्ट्स वगैरह चल रही हैं, रेड्स वगैरह कंडक्ट कर रही हैं। लेकिन हमारा काम ज़रा इनिशियल 2-3 डेज़ का होता है कि हमने प्राइमरी एक्यूज़ जो शूटर था, टारगेट किलर था, उसकी इंसेंटिव जो उसको मिला उसकी बेसिस पे जो है उसने जो किल किया, मर्डर किया, फायर्स किए, उसको हमने अरेस्ट कर लिया, वेपन हमने रिकवर कर लिया, फिर हम हैंड ओवर कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन को, वहाँ से इम्तियाज़ भी अरेस्ट हो जाएगा। उससे फर्दर ये सारी बातें पता लग जाएगी कि रियाज का और इम्तियाज़ का असल जो था वो मसला जो था वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था या कोई वाइफ का कोई बीच में मामला था। नाज़रीन, ब्रेक के बाद सरगोदा का रुख करेंगे, जहां 2 बेटों ने अपनी माओं को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, सरगोदा में 2 मुख्तलिफ वाक़यात ने सबको हिला कर रख दिया, जहां 2 बेटों ने अपनी माओं को कत्ल कर दिया। पहला वाक़या नसीरपुर कला में पेश आया, जहां 22 साला अली हसन ने अपनी मां को नशावर चीज़ देकर बिजली का करंट लगाकर कत्ल कर दिया और लाश घर के सहन में दफन कर दी। दूसरा वाक़या चक सैयदा मियानी में पेश आया, जहां 25 साला बेटे ने तल्ख कलामी के बाद अपनी ही मां को गोली मारकर कत्ल कर दिया। सरगोदा से हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं और इन दोनों अंदोनाक वाक़यात का अहवाल बता रहे हैं। हम बात करेंगे सरगोदा के नवाह में पेश आने वाले 2 नाखुशगवार वाक़यात के बारे में। वाक़यात दोनों एक ही नौइयत के हैं, जिसमें बदकिस्मत बदबख्त नौजवान बच्चों ने अपनी ही सगी माँ को कत्ल कर दिया। पहला वाक़या पेश आया सरगोदा का थाना मियानी, वहाँ का चक शेखा में, जहाँ पर मामूली तल्ख कलामी के बाद इस नौजवान लड़के ने अपनी माँ को गोली मारकर कत्ल कर दिया। दूसरा वाक़या पेश आया सरगोदा का थाना मिड रंजा है, मिड रंजा का इलाका नसीरपुर कला है। इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया, यहाँ पर अपनी ही सगी माँ पर 22 साला नौजवान ने बदचलनी का इल्ज़ाम लगाया और बदचलनी का इल्ज़ाम लगाने के बाद अपनी माँ को रात के वक्त उसने नशा आवर चीज़ पिलाई। नशा आवर चीज़ पिलाने के बाद बिजली के करंट के झटके दिए और बाद में सकी माँ को कत्ल कर देने के बाद घर के सहन में ही दफन कर दिया। अहले महल्लों को बाद में वाक़े का इल्म हुआ। इस पूरी स्टोरी में पुलिस ने अपना क्या किरदार अदा किया, वाक़े का इंकशाफ कैसे हुआ, इन दोनों नौजवानों ने अपनी ही सगी माओं को कत्ल कर दिया और इस कत्ल की दिल खराश वाक़े के बाद इलाके में भी यकीनन एक खौफो हरास की फ़ज़ा भी मौजूद थी और इन नौजवान जिन लड़कों ने अपनी माओं को कत्ल किया उसके हवाले से भी शदीद नफ़रत पाई जा रही थी। पुलिस ने इन दोनों वाक़यात में क्या कार्रवाई की और मुल्ज़िमान को कैसे गिरफ्तार किया गया, आइए सुनते हैं SSP इन्वेस्टिगेशन जावेद अख्तर की ज़बानी। हम बात करना चाहते हैं कि सरगोदा के नवा में 2 अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, जिसमें जवान बेटों ने अपनी माओं को कत्ल कर दिया बेदर्दी से। इस सारी सूरत हाल में सर पुलिस क्या कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वाक़या हमारे पास पेश आया जी थाना मियानी के हदूद के अंदर, जहाँ पर एक बेटा है अली हसन है, उसने अपनी वालिदा को मास बद चलने के शुबे के ऊपर नशावर गोलियां मिलाकर उसको करंट लगाकर कत्ल कर दिया। जब पुलिस को इस वाक़े की इतला मिली तो पुलिस ने फौरी तौर पर उस घर के अंदर जहाँ पर मुलज़िम की मौजूदगी की इतला थी रेड करके मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया और मुलज़िम को रिमांड जिस्मानी के ऊपर लेकर आए। अब अफसोसनाक सूरत हाल इसके अंदर यह है कि उसने महज अपनी वालिदा को बद चलने के शक के ऊपर ही कत्ल कर दिया है। सिर्फ शक के ऊपर किसी को कत्ल करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये हमारे मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त की वजह से ऐसा हो रहा है। वालिदैन का जो रिश्ता है वो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम में साबित है कि मुखलिस तरीन रिश्ता है। वालिदा वालिद की निस्बत 3 गुना ज़्यादा मोतबर मुकर्रम है। SP साहब, यकीनन ये जो मिड रांझा के इलाके में दिल खराश वाक़या पेश आया, माँ को बदचलनी के शुबे में
लड़के ने करंट भी लगाया और बाद में कत्ल भी कर दिया। एक और वाक़या पेश आया, वहाँ पर भी एक अफसोसनाक था, जवान बेटे ने अपनी माँ को कत्ल किया। वो वाक़या क्या है सर? ये दूसरा वाक़या थाना मियानी के इलाके चेक सैदा, वहाँ पर बेटा है फैसल शहजाद, उसने अपनी वालदा सुगरा बीबी को सिर्फ तू तकरार और आपस के अंदर लड़ाई झगड़े की बुनियाद के ऊपर उसको मर्डर कर दिया जी। और इसके अंदर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया। मुलज़म अभी पुलिस के पास रिमांड जिस्मानी के ऊपर है। ये भी उसी तरह का एक वाक़या जिस तरह हमारे पास पहला वाक़या मिडरांजा के अंदर पेश आए। ये सारे वाक़यात मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त की वजह से हो रहे हैं। नाज़रीन, ये वाक़यात हमारे माशरती रवैये का एक भयानक अक्स हैं। इस खौफनाक रुझान के बारे में NGO के सरबराह शफीक डोगर क्या कहते हैं? सरगोधा में मलिक असगर ने उनसे बात की है, आइए सुनते हैं। मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदे हैं शफीक डोगर, खासे मुतहर्रक हैं, अवामी शऊर बेदार करने के लिए भी खासे एक्टिव दिखाई देते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस किस्म के वाक़यात मुआशरे में क्यों पेश आ रहे हैं, क्या इस वाक़े का इनको भी इल्म है या ये बेखबर हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल मेरे इल्म में है, जो कि यहाँ पे सरगोदा में 2 वाक़े हुए हैं और अदम बर्दाश्त इतनी भी नहीं है। एक माँ तो माँ होती है, जिस माँ को कत्ल करके अपने सहन में दफना देना, मैं ये समझता हूँ ये ऐसी बर्दाश्त, ये हमारे यहाँ हमारे सियासतदान जो हैं उनके अंदर भी ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे ख़वातीन, माँ, बेटी, बहन जब उनके गले काटे जा रहे हैं, उनको दवाइयाँ मिक्स करके दी जा रही हैं, आपस में बर्दाश्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें हम NGOs को, मीडिया को, हमारे उलमाए दीन को, हमारे तमाम करके लोगों को मिलकर बैठना होगा, देखना होगा कि कहाँ पे हम जो है ना, हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे। ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे रावलपिंडी, जहां एक नौजवान तालिब इल्म की जिंदगी जुराइम पेशा गिरोहों की दुश्मनी का शिकार हो गई। आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, रावलपिंडी का 17 साला काविश सत्ती, जिसका ताल्लुक इस्लामाबाद के इलाके थाना करपा के मुजाफाती गांव किला फरवाला से था, 2 जराइम पेशा गिरोहों की दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। 10वीं जमात के तालिब इल्म का बेदर्दी से कत्ल किया गया और ये वाक़या हर वालिदैन के लिए एक होलनाक ख्वाब की मानंद है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं और वाक़े की मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे और साथ ही तफ्तीशी अफसर से वाक़े के मुतालिक चंद अहम सवालात भी पूछ रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। इस्लामाबाद का थाना किरपा के मुजाफाती इलाके किला फरवाला के अंदर 17 साला काविश सत्ती को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मैट्रिक का तालिब इल्म काविश सत्ती दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने फिरने की गर्ज से यहाँ पर आया था, क्योंकि ये किला फरवाला जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से डिक्लेयर यहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट है और मेरे साथ नीचे लेफ़्ट साइड पे सवां का दरिया भी है और ये छोटी सी जो नाला कह लें, इसको दरिया कह लें, यहाँ पर लोग फ़िशिंग के लिए और यहाँ पर लोग नहाने के लिए यहाँ पर आते हैं। कुछ अर्सा कबल यहाँ पर काविश सत्ती अपने दोस्त गफूर उर्फ बिशू के साथ यहाँ घूमने फिरने आया मोटर बाइक के ऊपर, और किला वगैरह देखने के बाद वो यहाँ पर नीचे शायद नहाने के लिए, मुँह धोने के लिए नीचे आए और उसके बाद जब आए तो उनका मोटरसाइकिल यहाँ पर मौजूद नहीं था और उसके बाद फौरी जो है मालूम ये हुआ एक दिन के बाद कि यहाँ पर काविश सत्ती की बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस केस के अंदर जो है वो होमिसाइड ने पहले एक टीम बनाई थी, फिर उनसे ये ट्रेस नहीं हुआ, फिर एक इन्वेस्टिगेशन IO ऑफिसर का तब्दील किया गया, उन्होंने इस केस को ट्रेस किया, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। लेकिन इस इलाके के डायनामिक्स ये बता दूँ कि इससे पहले मेरी यहाँ पर लोगों से बात हुई थी, जब ये जो क्रिमिनल 2 इन्होंने यहाँ पर पकड़े हैं इस केस के अंदर, इससे पहले यहाँ पर पुलिस जब आती थी तो पुलिस को काफ़ी मुज़ामत का सामना रहता था और पुलिस जो है वो यहाँ पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद जब ये IO आए, इन्होंने फिर अपनी तौर पर जब इनको टास्क दिया गया तो इन्होंने फिर इस केस को हल किया। ये IO मेरे साथ नासिर मंजूर साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं इस वाक़ये के हवाले से। नासिर मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली अगर थोड़ा सा हमें क्विकली बता दें कि ये वाक़या हुआ कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये शॉर्ट ये है कि ये 2 दोस्त थे, काविश सत्ती और गफूर उर्फ बिशू। ये दोनों यहाँ पे किला फरवाला घूमने के लिए और फ़िशिंग और नहाने के लिए यहाँ पे आए और ये इनका एक दोस्त इसी गांव के रहने वाला है जिसका नाम बिलाल है, तो वो भी इनके साथ यहाँ पे आपस में राब्ते में थे।
घूम फिर के जब वो फ़िशिंग और ये ऊपर आए तो उनका जो मोटर बाइक था वो खड़ा था यहाँ पे, तो वो पीछे किसी ने चोरी कर लिया। तो जब इन्होंने बिलाल से ज़िक्र किया कि यार बाइक कहाँ गया, तो उन्होंने अपने तौर पे जब पता किया तो उनको पता चला इनके वो हालफीन हैं जो चूँकि ये सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये नारकोटिक्स और चोरी चकारी छोटी मोटी। तो ये फिर उन पे डाउट किया, उनसे पता किया, तो उन्होंने थोड़ा डिले किया। उनका एक रिश्तेदार था, उसने कहा जी मैं आपको बाइक वापस करवा देता हूँ, क्योंकि फिर ये शाम का टाइम था तो वो फिर यहाँ पे वो फिर वापस नहीं जा सकते थे। ये चूँकि इस्लामाबाद से थोड़ी दूर जगह है, तो वो फिर रात बिलाल के घर में स्टे कर लिया उन्होंने। जब बिलाल के घर में स्टे करके दूसरे दिन उन्होंने पूरा दिन वेट किया, वो नहीं वहाँ पहुँचे, तो उनको गुस्सा था शकील को, और जो मुलज़म ये ज़शान और फ़शान है, उन्होंने फिर आके कहा कि अगर ये बात है तो हम इस काविश को कत्ल करते हैं और इसका मुद्दा जो है बिलाल पे आएगा। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन ये है कि ये जो दो लड़के हैं इनका इस गांव से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये सिर्फ घूमने फिरने के लिए यहाँ आए थे, और फिर ये जो कत्ल किया गया ये सिर्फ बिलाल को मतलब पुलिस के आगे पकड़वाने के लिए या मुद्दा इस पर डालने के लिए किया गया था, या कोई और भी इसके पीछे अज़ाइम थे? एक तो इनका बाइक चोरी था और दूसरा ये बिलाल के साथ इनकी अदावत चल रही थी, क्योंकि ये सारे लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसको कत्ल करके, चूँकि वो रात इनके घर पे स्टे किया है और बाइक भी नहीं मिल रहा, तो पुलिस को यही डाउट होगा कि ये सारा वाक़या बिलाल ने। ये जो दो लड़के आए थे, इन्होंने रात यहाँ क्यों स्टे किया, ये वापस क्यों नहीं गए उस डे पे? चूँकि इस्लामाबाद बहुत दूर है यहाँ से और पैदल जाना नामुमकिन था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलती, जिस वजह से बिलाल इनका वैसे भी जानने वाला था, दोस्त था, तो उसने कहा फिर आप यहाँ ठहर जाएं, सुबह हम आपका इन दोनों से बाइक आपको वापस करवा देते, फिर आप अपने बाइक पे चले जाए। मुलज़मान हैं जिनके नाम आपने बताए हैं मुझे, ये जो दो आपने पकड़े हैं शकील और शान, इन्होंने फिर काविश को बुलाया कि आओ आपको बाइक देते हैं इसी जगह पे? जी बिल्कुल, ये नीचे उसको बुलाया और वो ऊपर किले की तरफ से भागते हुए हैं और वो उसको फायर मारे। पहले 2 फायर शान ने किए और जो बाकी 3 फायर हैं वो शकील ने की। फिर ये केस आपने ट्रेस कैसे किया, क्योंकि आपको बाद में ये आपने मुझे बताया कि आपको ये बाद में ये तफ्तीश आपको दी गई डीआईजी साहब की तरफ से, तो फिर आपने कैसे इसको ट्रेस आउट किया? जी बिल्कुल, ये इब्तदाई जो तफ्तीश थी ये थाना किरपा के होमिसाइड ऑफिसर मंजूर साहब ये उन्होंने की। तो जब 1 महीना गुजर गया तो मेन मुलज़म जो दोनों थे ये शान और शकील, ये ट्रेस आउट नहीं और कई दफ़ा पुलिस ने कोशिश की, लेकिन ये लोग चूँकि ऊपर पहाड़ियों पे बैठे रहते हैं और ये पुलिस आदमी मज़ामत करते हैं, फायरिंग करते हैं और पुलिस कामयाब नहीं हो रही थी। तो फिर वो चूँकि फिर जो मदई पार्टी थी उसको बड़ा इस चीज़ का दुख था कि हमारे बच्चे के ये जो कातिल हैं जिन्होंने नाहक कत्ल किया इनको क्यों नहीं पुलिस। तो फिर उन्होंने सीनियर अफसरान से रब्ता किया, फिर डीआई साहब इस्लामाबाद के पास ये पेश हुए, तो फिर सर ने ये टास्क मुझे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इनकी CDRs दी, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए फिर मैंने इनको ट्रेस आउट किया, फिर रेड करके इनको मैंने गिरफ़्तार किया। फिर प्रॉपरली इनको हमने कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड हासिल किया और आले कत्ल इनसे बरामद करके इनको जुडिशल करवाया और अभी ये चलान भी इनका सबमिट है कोर्ट में और ट्रायल चल रहा है। नासिन, बेटे की मौत का गम एक माँ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त दर्द है जो एक ऐसा खला पैदा कर देता है जिसे कोई पुर नहीं कर सकता। अयास अकबर यूसुफजई इस वक्त मकतूल काविश की वालिदा से बात कर रहे हैं जो इस वक्त शदीद गम से निढाल हैं। आइए सुनते हैं कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 17 साल काविश सत्ती को बेदर्दी से कत्ल किया गया इस्लामाबाद के थाना इलाका किरपा में, और उसके बाद उसकी लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए गई और 5 गोलियां जो है वो काविश को मारी गई हैं। 2 शख्स थे उस वक्त, जैसे हमने पहले बताया कि शान और शकील। इस पूरे मामले के हवाले से हम इस वक्त काविश सत्ती के घर रावलपिंडी यहाँ पर कुरी रोड पर पहुँचे। उनकी वालदा जो इस मुकदमे की मुद्दइयाँ भी हैं वो हमें बताएंगी कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ, और एक इनका नौजवान बेटा जो इस अब दुनिया में नहीं है, इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा ही दर्दनाक ये वाक़या है। मैंने जब इसको देखा तो एज़ अ माँ तो मुझे पता है आप पे क़यामत गुजर रही होगी, लेकिन ये हुआ कैसे? काविश कैसे इतनी दूर पहुँच गया जहाँ बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे? काविश मैट्रिक का स्टूडेंट था, मैट्रिक के इम्तहान दिए हुए थे। ये बिशु और काविश आपस में दोस्त थे। तो बिशु एक दिन हमारे घर दरवाजे के आ गया, काविश को कॉल की कि मैं आ रहा हूँ, घूमने जा रहे हैं। काविश ने मुझे बताया कि मम्मा हम लोग आज घूमने जाएंगे। बिशु आया,
ये दोनों भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बाहर बैठे हुए थे। काविश नहाया धोया साफ़ सुथरा हो के काविश बाहर भाई के साथ बातें कर रहा था। बिशु आया, बिशु और काविश दोनों यहाँ से इकट्ठे निकले हैं। मैंने काविश से पूछा बेटा किधर जा रहे हो? कहते मम्मा मैं बिशु के साथ जा रहा हूँ गुलबर्ग तक तस्वीरें बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा काविश कब तक आओगे, जल्दी आना। कहते मम्मा आधे घंटे में आ रहे हैं। फिर काविश रात गुजरी। काविश के पास आपने कहा मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो मोबाइल फ़ोन आपने उनको अपना दिया? जी जी, काविश मेरा मोबाइल यूज़ कर रहा था। फिर मैंने काविश से कहा काविश मेरा सेल साथ लेके जाओ तो मैं आपसे रब्ता करूँगी। तो काविश फिर घर से चला गया। तो काविश रात गुजरी, 8 बजे बात हुई, 11 बजे बात हुई। काविश कह रहा है मम्मा हमारा बाइक गुम हो गया। बाइक बिशु का था। तो काविश को मैंने कहा कि काविश 11 बजे, मैंने कहा आप बाइक करवा के आओ तो वहाँ पे ना रहो। कहते मम्मा सुबह 8 बजे तक हम लोग आ जाएंगे। 2 बजे मेरे भाई ने, उमर ज़ेब ने अपने नंबर से कॉल मिलाई, उससे बात की। उसने कहा मम्मा बहुत परेशान है, तुम क्यों वहाँ पे रात रहे हो? कहते मामू हम सुबह 8 बजे तक आ जाएंगे। सुबह पूरा दिन गुजरा है, सुबह हुई पूरा दिन गुजरा। मैंने कॉलों पे कॉलें की, मेरे बेटे मेरी कॉल नहीं उठाई। 2 मिनट कम 7 पे काविश की कॉल आई भाई के नंबर पे, छोटे बेटे के नंबर पे। उसको कहा कि अजान मम्मा से बोलो परेशान ना हो, तो मैं 15 से 20 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। अच्छा, इससे पहले कभी काविश कभी ऐसा हुआ कि वो किसी दोस्त के साथ रात गया हो स्पेंड करने के लिए, या कहीं इतनी लंबे टाइम, क्योंकि आपने कहा वो आधे घंटे का बता के गया, तो आपके दिल में खटका नहीं हुआ कि एक बच्चा आधे घंटे के बताने के बाद रात भी कर नहीं आया? नहीं, काविश हमारे जो जान पहचान वाले हैं, जैसे हमारे ना मतलब फैमिली में जी, उनके साथ आकर गया है तो वो बताए बार बार आप तक। दोस्त के साथ पहले गया इससे पहले? नहीं, दोस्त के साथ। आप बता रही थी कि गफूर बिशु के साथ उसका कुछ दिन पहले कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ था किसी बात? वो किस गानी की वजह से, जो गले में बच्चे डालते हैं मोतियों की, उस गानी काविश की गानी थी, बिशु ने ले ली थी। तो ये मैंने मैसेज पे, बच्चे के मैसेज मैंने सुने। फिर मैंने बच्चे से पूछा भी है कि बेटा आपकी लड़ाई क्यों हुई है? कहते मम्मा कुछ भी नहीं, ना परेशान हो, कुछ भी नहीं है। ये हमारे घर के पास खान क्लिनिक है, यहाँ पे एक लड़का जाजी खान है जिसने काविश का और इसका बिशु का राजीनामा करवाया है। अच्छा। फिर उसके बाद तकरीबन 6-7 दिन के बाद, राजीनामे से 6-7 दिन के बाद काविश को वो लेकर गया है। अच्छा, जब ये रात नहीं आया तो पूरी रात फिर आप पे कैसे गुजरी? आप पूरी रात जागती रही, इंतज़ार करती रही, और फिर कैसे आप रब्ता करती रही? जी 2 बजे मैंने अपने भाई से कहा, मैं अंदर जी मैं अंदर बाहर होती रही हूँ, भाई मेरे पास था उन दिनों में। तो मैंने कहा कि उमर काविश को कॉल करो मेरे नंबर पे। तो मैंने कहा काविश ने अभी तक कॉल ना की है तो ना उसको पता है। तो काविश ने, जब उमर ने कॉल की तो काविश ने कहा मामू मैं इधर बिशु के किसी रिश्तेदार के घर में, बिलाल के घर में हूँ। काविश ने ये बताया। तो हमारा बाइक गुम हो गया है, तो हम सुबह 8-9 बजे तक घर आ जाऊँगा, बस इतनी बात हुई है। तो ये 8-9 तक भी नहीं आया? फिर क्या हुआ? पूरा दिन मैंने कॉल की है, शॉप वाले से नंबर लिया, फ़ोन नहीं उठाता रहा? नहीं, फ़ोन नहीं उठा। बिशु के नंबर पे भी आप ट्राई नहीं किया? नहीं, बिशु का नंबर पे मेरे पास नंबर नहीं था। मेरा सेल जो था ना, जिसमें बिशु का नंबर था, वो काविश के पास था। और जो काविश के नंबर पे ये है कि कॉल कैसे नहीं उठाई कि आपको मतलूबा नंबर इस वक्त मुयसर नहीं है। मतलब वहाँ बंद था? नहीं, बंद नहीं था, आउट ऑफ सिग्नल था। मैं भी वहाँ गया हूँ, जो जाए वकूआ है, मेरे सेल के सिग्नल भी वहाँ चले गए जी, ऐसे ही था। तो फिर वक्फे 5 बजे मैंने शाम 5 बजे अपने भाई के नंबर से कॉल की, शुहेब के नंबर से। तो उसने रिंग जाती रही लेकिन काविश ने उठाई नहीं है। फिर 2 मिनट कम 7 पे जो रब्ता हुआ हमारा, हुआ आखिरी रब्ता। उसने क्या आखिरी रब्ता, उसने क्या बात की? उसने यही कहा कि मम्मा से बोलो परेशान ना हो। आपके भाई को? नहीं, बेटे को। अच्छा। अजान सती को, कि मम्मा से कहो कि मैं आ रहा हूँ, तो 15-20 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। तो मैंने कहा, मैंने खाना बनाया, मैंने कहा काविश आ जाएगा। 10 बजकर 12 मिनट पे कॉल आई किसी नंबर से कि अजान से बात करवाएं। सुबह? नहीं, रात को। नहीं, जब 2 मिनट कम 7 पे बात हुई है ना, उसके बाद तो फिर हमारा रब्ता नहीं हुआ। जी, फिर 2 मिनट कम 7 पे उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ घर। तो आपने खाना भी बना लिया उसके लिए? खाना बनाया, हमने खाया, बच्चों ने खाया, 2, एक बेटी एक बेटा मेरे और है। तो जो है ना काविश, फिर काविश से रब्ता नहीं हुआ। 10 बजकर 12 मिनट पे कॉल आई। मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, बच्ची मेरी खेल रही थी। तो बच्चा जो अजान सती है वो अपना मोबाइल सेल छोड़ के उसी के नंबर पे कॉल आई है। मैंने उठाई है, कहते हैं अजान से बात। मैंने कहा खैरियत है बेटा, कौन बात कर रहे हो? कहते हैं आंटी वो काविश को गोलियां लग गई हैं और काविश फोत हो गए। तो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता चला। उसके बाद मैं अपने जेठ के पास गई हूँ, उनका दरवाज़ा खटकाया, अपने देवर के घर मतलब दरवाज़ा रात को जी। फिर मोहल्ले में बहुत रश था। मैंने कहा मेरे बच्चे को कि मार दिया है, मेरे बच्चे को बिशु यहाँ से लेके गया है, मेरा मुजरिम बिशु है। मेरे घर के आगे से मेरे
आंखों के सामने से बिशू मेरे बच्चे को लेके गए। मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जिस तरह उसके कहने पे कि शान और शकील ने फायरिंग की है और बच्चे को मार दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद FIR हुई तो पुलिस की उससे आप मुतमईन नहीं, पुलिस ने क्या किया उसके बाद? उसके बाद 2 दिन के बाद ये मेरे हस्बैंड और साकिब भाई वहाँ पे आपके हस्बैंड कहाँ होते हैं? वो दुबई। अच्छा। तो जो है ये वहाँ पे जाते रहे, लेकिन बिशू का रिमांड करनी था कि उसका रिमांड हो रहा है नहीं हो रहा। उसने कॉटन का सूट पहना होता था, अच्छा मतलब बिल्कुल ना इजी हो बैठा होता था। तो कोई नहीं कि हमें थोड़ा सा मतलब शक हुआ, थोड़ा सा मतलब ये कि ये मतलब इसका रिमांड नहीं हो रहा। पुलिस तावन नहीं कर रही? हाँ, पुलिस तावन नहीं कर रही और मुतमईन नहीं थे हम लोग। फिर हम लोगों ने दरख्वास्त दी, उन्होंने आगे चौधरी नासिर मंजूर के पास केस ट्रांसफ़र किया। तो उन्होंने फिर उसके बाद वो जो 2 बंदे हैं उनका जो है ना रेड किया और उनको पकड़ा। मेरे पास अल्फाज तो नहीं कि एज अ माँ अब जो है वो काविश इस दुनिया में नहीं है, तो आपको कमी तो महसूस होती है? कमी तो महसूस होती है। मेरा मियाँ परदेस, काविश 1 साल का था, मेरा मियाँ परदेस चला गया। उसके बाद वहाँ पे वो मज़दूरी करते हैं। मैंने बहुत मुश्किल से बच्चों को पाला है। मैं काविश मैट्रिक के पेपर दिए, यह बाप का सहारा बनने वाला था, इसके बेगुनाह इसको लोगों ने कत्ल कर दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा, मैंने बहुत मुश्किल से बच्चों की परवरिश की है, गरीब लोग हैं। बाकी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे बाकी, अजान सती और नूरुल हया बच्ची एक। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हुकूमत ने भी हमारा साथ नहीं दिया, कुछ भी नहीं। लेकिन यह है कि बिशू की ज़मानत किस बिना पे हुई है। वो मुजरम हमारा बिशू था जो मेरे घर से मेरे बच्चे को लेके गया, हमारा सहारा छीन लिया है। आप पे इस दौरान कोई प्रेशर आया किसी किस्म का, कोई दबाव कि भी आप इस मुकदमे से पीछे हो जाएं, किसी किस्म का? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तक तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। मैं अपने घर में, मेरे मियाँ 2-3 महीने इधर रहे, वो चले गए। साकिब भाई भी पहले इधर थे, साथ चलते रहे, वो भी बाहर रहे, वो भी चले गए। अब आप कहीं नहीं, कोई भी नहीं है? अकेली हूँ, साथ देने वाला कोई नहीं है। बहन भाई हैं, हर बंदा अपने अपने घरों में मसरूफ़ है, देते हैं। लेकिन ये है कि मुझे हुकूमत की तरफ से इंसाफ, मुझे वज़ीर आज़म उनसे अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा बेगुनाह कत्ल किया गया है। नाज़रीन, पुलिस ने इस केस में क्या पेशरफ्त की है और जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, आइए सुनते हैं SSP ऑपरेशन की राय। जी बिल्कुल, काविश सत्ती की जो मौत थी बड़ी ही दर्दनाक थी और उसकी फ़ैमिली की गुफ्तगू आपने सुन भी ली। उनकी वालदा जो उनके अल्फाज थे हमसे भी शायद वो जो हज़म नहीं हो रहे थे। इस तमाम मामले में इस्लामाबाद पुलिस का बड़ा अहम किरदार रहा और इस कत्ल को मंतकी अंजाम जो कातिल थे पंजाब पहुँचाने के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी एफर्ट भी की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस पर मज़ीद डिटेल लेने के लिए SSP ऑपरेशन अरसलान शाहजेब साहब, जो सुपरवाइज़ भी कर रहे थे इस केस को और तमाम मामले को। इनसे पूछते हैं कि पुलिस का इसके अंदर क्या रोल था और किस तरीके से पुलिस ने इस तमाम मामले को सॉर्ट आउट किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक 17 साल का बच्चा था, आपको पता ही है, और बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट मामला था। इस्लामाबाद पुलिस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया कि ऐसे मामले को कि बच्चे घूमने गए और वहाँ कोई पता भी नहीं था, आई विटनेस भी कोई नहीं मिला? जी बिल्कुल, ये एक 17 साल का लड़का था, काविश उसका नाम था। ये अपने दोस्त के साथ गफूर बिशू उसका उर्फियत उस साथ घूमने के लिए गया था और किला फरवाला। वहाँ पे एक दिन उसकी जब ये वहाँ पे नहा रहे थे, स्विमिंग वगैरह कर रहे थे, तब उनकी बाइक चोरी हो गई। उस बाइक चोरी को ढूंढने के लिए, सुराग लगाने के लिए उन्होंने एक रात गुजारी वहाँ पे। फिर अगले दिन शाम के टाइम हमें फिर रिपोर्ट हुआ कि वहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली है, जो कि जिसको फायर किए गए थे। और जो उसको साथ दोस्त था वो कह रहा उसने बयान दिया था कि ये उनको मालूम नहीं किसने किया है और एक अंधा कत्ल था। इससे पुलिस ने फ़ौरन ही वहाँ पे मौके पे जाके हमारे आईओ ने, हमारे SP ने वहाँ पे मौके पे शवाहिद इकट्ठे किए, उसको कॉर्डन ऑफ किया, प्रॉपर्ली उस जगह को देखा। इसमें हमारी काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल इन्वेस्टिगेशन में होती हैं, जिसको हम ह्यूमन सर्वेलेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, डिजिटल सर्वेलेंस होती है। इन तमाम चीज़ों को बरूकार लाते हुए हमारी पुलिस ने इसको ट्रेस आउट किया। एक अंधा कत्ल था और बड़े अच्छे तरीके से पुलिस ने इसको प्रोफेशनली ट्रेस किया। इसकी तफ्तीश में थोड़ी सी एक मसला ये पेश आया था कि फैमिली मुतमईन नहीं थी तफ्तीश पे, तो उनकी तफ्तीश को दोबारा फिर से देखा गया, एक नई टीम बनाई गई और उसमें दोबारा उसमें
कोशिश की गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 इसके जो मेन कल्प्रिट्स थे, जो उसका दोस्त था वो भी, और 2 एक और चोर थे जिन्होंने बाइक चोरी किया था, ये तमाम शामिल थे इसके कत्ल में। तो उन सबको गिरफ़्तार किया है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके। अच्छा सर, मैं उनकी वालदा का इंटरव्यू करके आया हूँ, वो थोड़ी सी अभी कह रही थी कि कुछ थोड़ा सा रिस्पांस कम मिल रहा है पुलिस की तरफ से, या जैसे आपने कहा कि तीनों गिरफ़्तार भी हैं, लेकिन वो शायद स्पीडी ट्रायल करना चाह रही हैं या वो इंसाफ ही मांग रही थी, वज़ीर आज़म से भी अपील कर रही थी। तो क्या इस्लामाबाद पुलिस स्पीडी ट्रायल में क्या रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अब ऑब्वियसली मामला तो अदालतों तक चला गया, तो अब आप इसके अंदर क्या रोल प्ले कर सकते हैं? पुलिस का इसमें रोल ये हो सकता है कि हम उसमें जो गवाहान पेश करने हैं वो टाइम पे पेश होते रहें, इसकी तफ्तीश जो है वो बाकायदा तरीके से अच्छी तरीके से की गई हो, उसमें कोई ऐसी लेकुनज़ ना हो, उसमें जो भी शवाहिद हैं उनकी रिपोर्ट्स टाइमली पहुँच जाएँ और एक चालान मुकम्मल चालान एक हो, तो उसके बाद फिर पुलिस का काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी ये है कि उसमें स्पीड ट्रायल होना, इमोशनली भी वो बीच में अटैच होते हैं कि उनके बच्चे की बात है, ऑब्वियसली हर बंदा चाहेगा कि जल्दी हो जाए, लेकिन ये कानून है, उसका अपना टाइम होता है, अपने टाइम के मुताबिक ही चीज़ें होती हैं और इंशाल्लाह इस पर जल्दी अच्छी उनको खबर मिलेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जुराइम की 3 अफसोसनाक कहानियों का जायजा लिया। लाहौर में एक रिश्तेदार की अनोखी मनसूबाबंदी के साथ होने वाला कत्ल, सरगोधा में 2 माओं का बेटों के हाथों कत्ल और रावलपिंडी में तालिब इल्म की अपने ही दोस्तों के हाथों बेदर्दी से मौत ये साबित करती है कि इन जुराइम के मुर्तकिब हमारे आस पास ही बसते हैं। इसीलिए चौकन्ना रहें और अपने प्यारों की हिफाजत यकीनी बनाएं और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए जुर्म और नाइंसाफ़ी के साथ खड़े हों। जुर्म और सज़ा में आज के लिए बस इतना ही। पाकीज़ा जाहिद और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।